नमस्ते। 12 फरवरी को लंबे समय से अस्थिर चल रहे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव संपन्न हुए। वहां की संसद में 300 सीट हैं, जिनमें से 299 पर चुनाव हुए और 43% वोटिंग में 211 सीट तारिक रहमान की आवामी लीग ने हासिल की और वो अब वहां के नए प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा पहली बार है कि उनके सामने उनके पुराने प्रतिद्वंदी शेख हसीना की आवामी लीग नहीं थी, क्योंकि शेख हसीना वहां से निर्वासित हैं और लंबे समय से भारत में रह रही हैं। 2024 के जनजी आंदोलन के बाद से उन्हें देश छोड़ना पड़ा, ये हम सब जानते हैं। और तब से यूनुस वहां पर एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था चला रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये सब कुछ अमेरिका की शह पर हुआ। वैसे भी दुनिया में कोई भी अस्थिरता हो, उसके पीछे अमेरिका का हाथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के चुनाव की। बांग्लादेश के चुनाव में इस बार अवामी लीग के सामने थी जमात। जमात जो एक तरह से कट्टरपंथी संगठन है, और वहां की जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कट्टरपंथ की जगह डेमोक्रेसी को चुना। डेमोक्रेसी मतलब जो पहले भी बीएनपी वहां पर सरकार बना चुकी है और उसका काम जो है वो जमात से बेहतर होगा, ये उन लोगों ने समझ लिया था। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी हों या गाजा से आए हुए आईएसआई पैंठ बनाने लगे थे। हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार गठन के बाद ऐसी चीजों पर रोक लगाएगी और अपनी जनता की भलाई के लिए काम करेगी, जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया। और सबसे जरूरी बात है कि प्रिंस रहमान, तारिक रहमान ने, प्रिंस रहमान उनका निकनेम है, उन्हें प्यार से प्रिंस कहा जाता है। उन्होंने अपनी माँ के समय, मतलब जो खालिदा जिया की सरकार रही और लगता है कि उनपे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे या उनकी सरकार में जो भी कुछ गलतियां की गई, उन्होंने एडवांस में उसके लिए माफी मांग ली। ऐसा पहली बार है कि बांग्लादेश की जो दो मेन पार्टियां हैं, अवामी लीग और बीएनपी, और दोनों की सर्वे सर्वा दो महिलाएं रहीं और वो दोनों ही इस चुनाव में कहीं नहीं हैं। एक जो दुनिया से चली गई, कुछ समय पहले ही खालिदा जिया की मौत हो गई, और शेख हसीना लंबे समय से भारत में रह रही है, ऐसा हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के चुनाव भारत के लिए भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से हमारे यहाँ एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा रहा है। क्योंकि हमारा एक लंबा बॉर्डर है जो बांग्लादेश से मिलता है और उसमें से काफी कुछ हिस्सा पोरस है। पोरस का मतलब होता है कि जहां पर फेंसिंग या बाड़ाबंदी नहीं होती, आप इजीली आ जा सकते हो, क्योंकि बहुत से खेत हैं कि जिनके बीच से बॉर्डर निकला हुआ है। तो आप एकदम से आना जाना बंद कर सकें या इस घुसपैठ को बंद कर सकें, ऐसा कोई साधन हमारी सरकार के पास नहीं है, और जो पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सरकार की निगाहें भी इस पर बहुत लगी हुई हैं। दूसरी बात, आवामी लीग कभी भी भारत के लिए फ्रेंडली सरकार नहीं रही। वो हमेशा से ही थोड़ी सी एंटी इंडियन रही है, जबकि शेख हसीना की पार्टी भारत के लिए फ्रेंडली थी और उसके उत्थान में भारत का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसा कि हम आगे अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो में बांग्लादेश के इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। पॉलिटिकल मर्डर्स, राजनीतिक हत्याएं या बदले की भावना से कार्यवाही बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर भारत से अलग हुआ, लेकिन भाषा कहिए या दूरी कहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी भी तालमेल नहीं बैठा। और वहां पर दबे स्वर में पहले कुछ आवाजें उठी और बाद में उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया, और मुजीबुर रहमान उस समय एक नायक बनकर उभरे। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया और मुजीबुर रहमान वहां के सर्वे सर्वा बन गए। उन्हें वैसा ही दर्जा वहां प्राप्त था जैसा हम अपने देश में महात्मा गांधी को देते हैं या पाकिस्तान में जिन्ना को दिया जाता है। लेकिन 2024 में जो वहां पर घटनाएं हुई, उसमें मुजीबुर रहमान की स्टेचूज तोड़ दिए गए या कहें कि उनसे जुड़ी हुई हर याद को मिटाने की कोशिश की गई। मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग की स्थापना 1949 1949 में की। वो एक जमींदार परिवार से थे और उन्होंने इस बात के लिए लंबा संघर्ष किया, उन्हें जेल में जाना पड़ा और बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। लेकिन जब भारत की मदद से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राज्य बना, तो वो वहां के नेता बन गए, सत्ता पर काबिज हो गए। बांग्लादेश की आजादी के समय वहां की आर्थिक और माली हालत ठीक नहीं थी, फॉरेन करेंसी की बहुत ज्यादा किल्लत थी और आम जनता में एक तरह से कहें तो
अराजकता जैसा माहौल था क्योंकि सरकार बहुत कुछ मुहैया नहीं करा रही थी और 1974 में जब अकाल पड़ा तो स्थिति और बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। लोगों ने मुजीबुर रहमान को एक तरह से डिक्टेटर समझना शुरू कर दिया और 15 अगस्त 1975 को उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स के साथ उनकी हत्या कर दी गई। ये देखने वाली बात है कि उस समय भी शेख हसीना भारत में थी और उनकी जान बच गई और बाद में उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और वो कई बार वहां की प्रधानमंत्री बनी। मुजीबुर रहमान की हत्या में वैसे तो बहुत लोगों का हाथ था, पॉलिटिकल और सेना से जुड़े हुए अधिकारियों का, लेकिन मुख्य रूप से नाम था उस समय के आर्मी चीफ जनरल जियाउर रहमान का। जियाउर रहमान जो बाद में वहाँ की सत्ताधीश बने और कुछ समय बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर राजनीतिक हत्याएं बहुत ही आम हैं। एक दूसरे का तख्ता पलट करना या सरकार पे कब्जा कर लेना खून करने के बाद कोई नई बात वहाँ के लिए नहीं है। और उनकी हत्या के बाद और रहमान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया उनकी पत्नी खालिदा जिया ने। खालिदा जिया भी वहाँ की कई बार प्रधानमंत्री बनी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब ये दोनों ही सुप्रीम लीडर रही अपने-अपने टाइम की बांग्लादेश की, अब वहाँ की राजनीति से बिल्कुल हाशिए पर चली गई हैं या कहें कि शेख हसीना की वापसी के शायद सारे रास्ते अब बंद हो गए हैं। अब शायद ही वो कभी बांग्लादेश में दोबारा वापस जा सकती हैं। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि इसके आगे क्या होगा? क्या 17 साल इंग्लैंड में रहे प्रिंस रहमान अपने देश को अच्छे ढंग से आगे ले जा पाएँगे? उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समरसता पर ध्यान देंगे? क्योंकि संविधान बांग्लादेश का जो है उसमें भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उल्लेख है। हम उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भी उसको सिक्योर करेंगे कि उनकी भी राजनीतिक सामाजिक हित सुरक्षित रहें और जैसी बुरी घटनाएं कुछ टाइम से वहां से सुनने में आ रही हैं वो आगे भविष्य में ना दोहराई जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देखना होगा कि यूनुस की भूमिका आगामी सरकार में क्या होगी क्योंकि वो भी एक बहुत एम्बिशियस पर्सन है और उन्हें क्या पद मिलता है, वो सरकार के सलाहकार रहेंगे, राष्ट्रपति बनते हैं या उन्हें कुछ और दिया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें जरूर जुड़ी होंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश का भविष्य सुरक्षित हो और जैसा कि पिछले कुछ टाइम से वहां से खबरें आ रही हैं ऐसी दोबारा से सुनने को ना मिले और हमारे भी हमारे पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते हों। नमस्ते।